गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसाइल एलानिन, जिसमें हमारे टोटल 4 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप था हमारा प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड ऑफ ग्लाइसिन। नेक्स्ट स्टेप था हमारा एक्टिवेशन ऑफ एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड। उसके बाद था हमारा थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और हमारा लास्ट स्टेप था रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। अब जो ये क्लासिकल मेथड था उसको मॉडिफाइड किया पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए। इसमें क्या किया, यहाँ पे जो एक्टिवेशन होता था कार्बोक्सिल ग्रुप का, कौन से वाले का, एन प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड का, जिसको हम कन्वर्ट करते थे किसमें, एसिड क्लोराइड में यूजिंग SOCl2। तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी थी कि हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा उसमें रेसमाइजेशन की पॉसिबिलिटी हो जाती थी। कहाँ पे, जो हमारा स्टीरियो सेंटर होता था अल्फ़ा है, जो कि COCl ग्रुप से जो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ा कार्बन है, उस पर क्या पॉसिबिलिटी थी कि हमारा हमारा रेसमाइजेशन मिक्सचर हमें मिल सकता था, यानी कि RS हमारे दो प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी ओवरऑल यील्ड कम हो जाएगी और जो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं मिल पाएगा। तो उसको दूर करने के लिए इस मॉडिफाइड मेथड को यूज़ किया गया। उसके लिए क्या किया था, इसमें हमारा जो कार्बोक्सिल ग्रुप था, जो C टर्मिनल अमाइनो एसिड था, यानी कि जो हमारा लेफ्ट वाला होता है जिसका N टर्मिनल फ्री होता है उसको हम बोलते हैं हमारा N टर्मिनल अमाइनो एसिड, और जो हमारा राइट में होता है जिसका C टर्मिनल फ्री होता है उसको हम बोलते हैं C टर्मिनल अमाइनो एसिड। तो इसमें क्या किया, जो हमारा C टर्मिनल का अमाइनो एसिड था उसके कार्बोक्सिल ग्रुप को प्रोटेक्ट किया गया। ठीक है, तो इसमें भी स्टेप तो सेम ही है, लेकिन इसमें हल्का सा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे अभी। तो इस सेम चीज़ का सिंथेसाइज किया हमने ग्लाइसाइल एलानिन का इस मेथड से। तो फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है कि मतलब पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा एन टर्मिनल होगा ग्लाइसिन का उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे किससे, डाई टर्शरी ब्यूटाइल डाई कार्बोनेट से। तो हमारा बोक जो मतलब ग्रुप है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा हमारे ग्लाइसिन के एन टर्मिनल पे। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा एलानिन है, यानी कि पहले हम क्या करते थे, जिसका एन टर्मिनल प्रोटेक्ट कर दिया उसी का C टर्मिनल को हम एक्टिवेट करते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम जो सेकंड वाला हमारा अमाइनो एसिड है उसके C टर्मिनल को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किससे, हमारा बेंजाइल अल्कोहल से। ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, एलानिन बेंजाइल एस्टर का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, अब एक का एन टर्मिनल प्रोटेक्टेड है, दूसरे का C टर्मिनल प्रोटेक्टेड है। अब इन दोनों के पास चॉइस नहीं है, बाकी हमको इन दोनों क्या करना है, पहले वाले जिसका एन टर्मिनल प्रोटेक्टेड है उसका C टर्मिनल, और जिसका C टर्मिनल प्रोटेक्टेड है उसका एन टर्मिनल आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, हमारी पेप्टाइड बॉन्ड। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो बोक प्रोटेक्टेड हमारा एलानिन है और जो दूसरे वाला कार्बोक्सिल प्रोटेक्टेड हमारा एलानिन है और पहले वाला ग्लाइसिन, तो दोनों को DCC की प्रेजेंस में क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो क्या बना हमारा, बोक ग्लाइसाइल एलानाइल बेंजाइल एस्टर। अब जो हमारे जो हमने प्रोटेक्शन कर रखी है एन टर्मिनल की और C टर्मिनल को, उसको हम रिमूव करेंगे किससे, HBr इन कोल्ड एसिटिक एसिड। तो हमारे डाइपेप्टाइड हमें मिल जाएगा ग्लाइसाइल एलानिन। उसके साथ साथ जो C टर्मिनल से हमारा निकल के आएगा रेसिड्यू, वो क्या रहेगा, 2 मिथाइल प्रोपवनीन। और जो हमारा दूसरा निकल के आया वो क्या होगा, हमारा बेंजाइल ब्रोमाइड, और CO2 गैस निकल जाएगी। तो जो इस स्टेप में हमने DCC यूज़ किया था वो क्या होता है, हमारा डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड। ये क्या होता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी कि ये COOH से ग्रुप से OH रिमूव करता है, और NH2 ग्रुप्स दूसरे वाले अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप से ये हाइड्रोजन रिमूव करता है। तो ओवरऑल क्या निकल जाता है, हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल। तो जो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है वो DCC पे ऐड होकर क्या बना लेता है, DCU। DCU क्या होता है, हमारा N&S डाईसाइक्लोहेक्साइल यूरिया। ठीक है, तो आपका DCC का एंड DCU का दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। ठीक, तो ये थी हमारी मॉडिफाइड मेथड ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस। इसको मॉडिफाई करने के बाद भी इसके कुछ लिमिटेशंस थी। मेन ड्रॉबैक क्या थे हमारे क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस के, पहला तो ड्रॉबैक था ये टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि अगर हमें एक डाई पेप्टाइड भी बनाना है तो उसके लिए हमें 4 स्टेप करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्शन, एक्टिवेशन, कंडेंसेशन, डी प्रोटेक्शन। तो एक डाईपेप्टाइड फॉर्मेशन के लिए आपको 4 रिएक्शन करनी पड़ेगी, और हर रिएक्शन करने के बाद आपको, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई पेंटा पेप्टाइड या फिर डेका पेप्टाइड बनाना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी तो रिएक्शन हो जाएंगी, और हर स्टेप के बाद आपको अपने प्रोडक्ट को प्योरीफाई करना पड़ेगा। तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपका मतलब क्या होगा कि ओवरऑल जो प्रोसेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और काफ़ी टीडियस भी हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड इसकी मेन लिमिटेशन क्या है, वो है इसकी लो यील्ड,
यानी कि अगर जैसे जितने ज़्यादा हम नंबर ऑफ स्टेप्स किसी भी रिएक्शन में बढ़ाते चले जाएंगे उतनी ही उसकी ओवरऑल यील्ड कम होती चली जाएगी। मान लो कि हमारे एक प्रोसेस की यील्ड है 80%, एक रिएक्शन की, एक स्टेप की, ठीक है। तो उसके बाद अगला स्टेप करेंगे तो उसकी भी 80% होगी, तो ओवरऑल क्या निकल के आएगी, 80% ऑफ 80%, वो हो जाएगी आपकी 64%, ठीक है। और आपने एक स्टेप और करा, उसकी भी मान लो यील्ड 80% है, तो ओवरऑल अब वो 80% किसका आएगा, 64% का, तो वो अप्रोक्सीमेटली 51% के आसपास हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको एक डेकापेप्टाइड बनाना है, यानी कि इसमें आपके 10 अल्फा अमीनो एसिड होंगे, उसको बनाने के लिए आपकी ओवरऑल यील्ड निकल के आएगी 13.4% के आसपास। यानी कि जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उतनी ही आपकी ओवरऑल यील्ड कम होती चली जाएगी, चाहे आपकी इंडिविजुअल स्टेप की यील्ड कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो ये इसके दो मेन ड्रॉबैक हैं। इसके बाद इन्हीं ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमारी नई सिंथेसिस आई, वो कौन सी थी, मैरीफील्ड सॉलिड फेस पेप्टाइड सिंथेसिस। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मतलब सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो पेप्टाइड सिंथेसिस इसमें किस पे करवाते हैं, हम सरफेस पे करवाते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड स्पोर्ट के। तो यहाँ पे हम सॉलिड स्पोर्ट क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पॉलीस्टायरीन पॉलीमर। ये क्या होता है कि पॉलीस्टायरीन स्टायरीन का जो पॉलीमर होता है उसको हम क्रॉस लिंक करवाते हैं अप्रोक्सीमेटली 2% पैरा डाइविनाइल बेंजीन के साथ, और उसमें क्या होता है कि 5% जो बेंजीन रिंग होती है उन पे हमारा क्लोरोमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारा बेंजीन है, उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 हमारा स्टायरीन होता है, उसका जब पॉलीमर बनाते हैं तो हमारा बन जाता है पॉलीस्टायरीन। अब जो ये पॉलीस्टायरीन पॉलीमर बन गया उसमें जो 5% ओवरऑल बेंजीन रिंग होंगी उस पर रहेगा हमारा क्लोरोमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि CH2Cl उस वहाँ पे अटैच रहेगा, ठीक है। इसको पूरा का ना लिख के सिंप्लिसिटी के लिए हम लिख देते हैं पॉलीमर डैश CH2Cl, क्योंकि जो CH2Cl है इसी से ये हमारा अमाइनो एसिड इसके ऊपर कंबाइन होता है, तो ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो होता है जेल टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पोर्स होते हैं जिसके अंदर से आपके रिएजेंट इजीली परकोलेट कर जाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे होता है ये हमारी सॉलिड फेस पेप्टाइड सिंथेसिस। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा बोक प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड होता है उसको हम ऐड कराते हैं हमारे सॉलिड स्पॉट पे। यहाँ पे वो कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, आपका बॉक्स से बॉक्स में P लिखा हुआ है, P का मतलब है ये पॉलीमर है, यहाँ पे उससे क्या अटैच्ड है आपका CH2Cl। किसकी प्रेजेंस में हमारी होती है रिएक्शन, ट्राई इथाइल अमीन की प्रेजेंस में। यहाँ पे हमारा HCl निकल जाएगा, H आएगा हमारा किससे, जो हमारा जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, और Cl निकलेगा हमारा पॉलीमर से, तो HCl मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, एस्टर लिंकेज हो जाएगा पॉलीमर के साथ, यानी कि जो हमारा बोक प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड था वो अटैच हो जाएगा एस्टर लिंकेज के साथ हमारे पॉलीमर के साथ। जो एक्सेस रिएजेंट यहाँ पे होता है उसको हम एक सॉल्वेंट जो भी यूज़ करते हैं उसके यूज़ करके उसको रिमूव कर देते हैं। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा ये हुआ इसका जो बोक प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड था इसका प्रोटेक्शन हम रिमूव करते हैं यूजिंग ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, एंड सेकंड स्टेप उसको एक्सेस एसिड को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पे ऐड करते हैं हम ट्राई इथाइल अमीन। तो यहाँ पे हमारा पॉलीमर बाउंड अमाइनो एसिड हमें मिल जाता है। अब हमारे पास क्या हुआ कि अब एक पॉलीमर है उससे अटैच्ड है हमारा अल्फा अमीनो एसिड जिसका एन टर्मिनल फ्री है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, दूसरा अमाइनो एसिड लेते हैं बोक प्रोटेक्टेड, उसको हम ऐड कराते हैं किस पे, पहले वाले जो पॉलीमर के साथ अटैच्ड है अमाइनो एसिड उसके साथ। यहाँ पे हम DCC यूज़ करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो DCC कन्वर्ट हो जाएगा हमारे DCU में, यानी कि DCU क्या होता है हमारा N डाईसाइक्लोहेक्साइल यूरिया। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन किसका होगा, बोक प्रोटेक्टेड पॉलीमर बाउंड डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड फॉर्मेशन हो गया। अब लेकिन वो अभी भी पॉलीमर के ऊपर बाउंड ही है। फिर हम फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये अमाइनो एसिड था बोक प्रोटेक्शन को हम रिमूव कर देंगे यूजिंग ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, और एक्सेस ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई इथाइल अमीन।
तो यहाँ पे हमारा पॉलीमर बाउंड डाइपेप्टाइड हमारा बन गया है। तो अब हम स्टेप थर्ड को और स्टेप फोर्थ को बार बार रिपीट कर सकते हैं। अगर हमें डाइपेप्टाइड से ज़्यादा फॉर एग्जांपल ट्राईपेप्टाइड बनाना है तो ये दोनों स्टेप एक बार और रिपीट हो जाएंगे। अगर डेकापेप्टाइड बनाना है तो ये स्टेप मल्टीपल टाइम हम थर्ड एंड फोर्थ स्टेप को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे पास डिजायर्ड अमाइनो एसिड नहीं मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल हमने एन टाइम्स ये प्रोसेस कर लिया है। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप में हम एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड यूज़ करके जो हमारा पॉलीमर स्पोर्ट था उसको रिमूव करते हैं। और वो किस फॉर्म में रिमूव होता है, CH2OH, वो एज ए अल्कोहल बन के उससे रिमूव हो जाता है और हमारे पास क्या मिल जाता है कि हमारा डिजायर्ड पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आजकल ये जो प्रोसेस होता है ये सॉलिड फेज सिंथेसिस का, ये ऑटोमेटेड हो गया है। ऑटोमेटेड मतलब इसका मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर कंट्रोल पेप्टाइड सिंथेसिस मशीन्स अभी अवेलेबल हैं जिससे हम डिजायर्ड अल्फा अमीनो एसिड को हम मतलब बना सकते हैं। चाहे आपको उसमें कितने भी स्टेप लगें, कितने भी मतलब आपको उसमें प्योरिफिकेशन करना हो या फिर कुछ भी करना हो, वो ऑटोमेटेड मशीन्स के साथ अब इजीली हो सकता है। इस मेथड से कुछ एडवांटेजेस हैं जो पहले वाले में नहीं थे। वो क्या है कि इसमें हमारी एक्सट्रीमली हाई यील्ड आती है, यानी कि जो हमारी यील्ड आएगी वो काफ़ी हाई रहेगी और उसमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और इसमें जो हमारा जो प्यूरिफिकेशन करना पड़ता था हम हर एक स्टेप के बाद, वो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जो इंसोल्यूबल पॉलीमर बाउंड अमाइनो एसिड होता है या फिर पेप्टाइड होता है उसकी हम वॉशिंग करते हैं एक्सेस रिएजेंट रिमूव करने के लिए, तो उसके साथ साथ वो हमारा प्रोडक्ट भी प्योरीफाई हो जाता है। हमें अलग से हर स्टेप के बाद प्रोडक्ट को प्योरीफाई करने की नीड इस मेथड में नहीं है। तो ये थे हमारे एडवांटेज मैरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस के। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं प्रोटीन्स पे। तो जो हमारा इसमें थर्ड टॉपिक है हमारा, इसमें बेसिकली हमारी तीन चीज़ें थी, अमाइनो एसिड, उसके बाद थे हमारे पेप्टाइड्स और हमारे थर्ड चीज़ है वो क्या है, हमारे प्रोटीन्स। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, प्रोटीन्स हमारा आया है ग्रीक वर्ड से प्रोटियोज, जिसका मतलब है फर्स्ट, यानी कि जितने भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनमें इसको टॉप प्रायोरिटी दे रखी है हमारे प्रोटीन्स को, क्योंकि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे किसी भी लिविंग टिश्यूज़ के। तो जितने भी लिविंग सेल होते हैं वो भी थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स बेसिकली पॉलीपेप्टाइड ही होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा 10,000 यूनिट से ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम जितने भी प्रोटीन होते हैं, यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स बेसिकली प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं CO2 से, H2O से। ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम जो प्रोटीन होते हैं सब में सिमिलर एलिमेंट होते हैं, जिसमें मेनली हमारे क्या हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। लेकिन कुछ स्पेशल प्रोटीन में हमें फॉस्फोरस, आयोडीन भी देखने को मिल जाते हैं और ट्रेस अमाउंट ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक एंड मैग्नीज मेटल भी मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन को हम दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, पहला होते हैं हमारे फाइब्रस प्रोटीन और दूसरे होते हैं हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है कि जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल होते हैं जो साइड बाय साइड अगर मतलब रखे जाते हैं तो वो फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि उनकी शेप कैसी होती है, उनकी फाइबर जैसी शेप होती है। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं वो इस तरीके से फोल्ड होती है अपने चारों तरफ कि एक स्फीयर शेप बना लेती है मतलब। ठीक है, तो इसमें जो होता है फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है कि ये हेल्ड होते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उनके बीच में होती है हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लोबुलर प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ हमें डाइसल्फाइड ब्रिज भी देखने को मिल जाते हैं, वैन डर वाल इंटरेक्शन भी होती हैं और हमारी डाइपोलर इंटरेक्शंस भी होती हैं। तो जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो इस तरीके से फोल्ड होते हैं कि जो हमारा वाटर लविंग पार्ट होता है वो हमारा बाहर की तरफ होता है और जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो हमारा उस प्रोटीन के अंदर की तरफ होता है। तो जिसकी वजह से हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं।
तो जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये जो अगर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे टेम्परेचर में या फिर पीएच में तो इन पे अफेक्ट नहीं होता, ये काफ़ी स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी शो करते हैं काफ़ी रेंज में टेम्परेचर की एंड पीएच की, ठीक है। लेकिन जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो हल्का सा भी चेंज होता है पीएच में या फिर टेम्परेचर में तो वो उसके लिए काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और वो डीनेचर हो जाते हैं। ये आगे आएगा आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, वहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे फाइब्रस प्रोटीन के, उनके एग्जाम्पल होते हैं फॉर एग्जांपल केराटिन हमारा जो प्रोटीन होता है जो स्किन में मिलता है, नेल्स में होता है, हेयर्स में होता है, या फिर कोलाजन होते हैं जो टेंडन्स में मिलते हैं, फाइब्रोइन है सिल्क में मिलता है, मायोसिन है जो हमारा मसल्स में होता है। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, हमारे फाइब्रस प्रोटीन के। जो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो हमें जितने भी एंजाइम होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं हमारे मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। जो इंसुलिन होता है जो हमें पैनक्रियास में मिलता है, थायरोग्लोबुलिन है हमारा थायराइड ग्लैंड से मिलता है, जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारी बॉडी में, जो हीमोग्लोबिन होता है जो कि हमारा ब्लड को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, और जो हमारा फाइब्रोनोजन है या फिर जो एल्ब्यूमिन जो एग्स में होते हैं, एग वाइट में जो मिलता है प्रोटीन, वो सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स के। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा केमिकल कंपोजिशन पे हमारे प्रोटीन्स में क्या क्या मतलब क्लासिफिकेशन कैसे हम कर सकते हैं। इसमें हमारा 3 टाइप के रहते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल प्रोटीन्स, उसके बाद फिर आते हैं हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, और लास्ट में आते हैं हमारे डेराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन वो मतलब जो सबसे क्या होता है कि इन प्रोटीन्स को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें सिर्फ अल्फ़ा अमीनो एसिड ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एग्जांपल है इसके, एल्ब्यूमिन हो गया एग वाइट में, ग्लूटिन हो गया हमारे वीट में, ऑक्सीजनिन हो गया हमारे राइस में, या फिर केराटिन जो हमारे हेयर में मिलता है, स्किन में और नेल्स में। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं हमारे सिंपल प्रोटीन्स के। फिर आते हैं हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमें प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलता है जो अल्फ़ा अमीनो एसिड के साथ में मिलता है। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इनका एग्जाम्पल मतलब फंक्शन क्या रहता है हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप का कि ये हमारे प्रोटीन के बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है किसमें, हमारे न्यूक्लियो प्रोटीन्स में। जो ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं उनमें जो शुगर्स होती हैं वो हमारी प्रोस्थेटिक ग्रुप होती हैं, ठीक है। तो हमारा लास्ट पार्ट है डेराइव्ड प्रोटीन्स। ये बेसिकली प्रोटीन क्या होते हैं कि ये डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जब हम प्रोटीन को हम हाइड्रोलाइज उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ना करके उसको हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें तो उस टाइम पे जो हमारे जो अल्फ़ा अमीनो एसिड मिलने से पहले जो हमारे बीच में हमें मिलेंगे स्टेप वाइज पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जो बीच में हमारे मतलब प्रोटीन्स मिलेंगे उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन्स को जब हम पार्शियल हाइड्रोलाइज करते हैं तो पहले हमें मिलते हैं प्रोटियोसिस, उसके बाद प्रोटियोसिस को हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें मिलेंगे पेप्टोन्स, पेप्टोन्स को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें मिलेंगे पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड को कंप्लीट जब हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तब हमें मिलेंगे हमारे अल्फ़ा अमीनो एसिड। यानी कि प्रोटीन से लेके अल्फ़ा अमीनो एसिड जाने तक जो बीच में हमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट मिलते हैं उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड प्रोटीन्स। ये थी हमारी क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स की। नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।